दुनिया में दो तरह के चोर होते हैं, एक वो जो अपनी पहचान छिपाकर लोगों की तिजोरियां तोड़ते हैं और दूसरे वो जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सूट बूट पहनकर बड़े ही कानूनी तरीके से गरीबों की पूरी जिंदगी नीलाम कर देते हैं। पहली तरह के चोर को पुलिस हथकड़ी पहनाती है, लेकिन दूसरी तरह के चोर को हमारा सिस्टम सर कहकर बुलाता है। लेकिन क्या हो जब एक मामूली चोर को यह बात समझ में आ जाए? क्या हो जब वो अपने परिवार और पूरे गांव का सम्मान वापस दिलाने के लिए उसी सिस्टम के बनाए चक्रव्यूह को उनके ही तरीके से तोड़ना शुरू कर दे? आज हम जिस मास्टरपीस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने पिता की अस्थियों को दफनाने के लिए ऐसा खेल रचता है जिसकी गूंज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और बैंकिंग सिस्टम की नींव तक हिला देती है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 में दक्षिण भारत के एक सुनसान इलाके से, जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि पत्तों की सरसराहट भी खतरे की घंटी जैसी लगती थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए दो परछाइयां एक बड़े मकान की तरफ बढ़ रही थीं। इनमें से एक था हमारा हीरो कारा, जो बिना चाबी के ताले खोलने का उस्ताद था, और दूसरा था उसका साथी मुर्गेश, जिसके लिए जुर्म की दुनिया में यह पहला कदम था। कारा उसे समझा रहा था कि निशाना हमेशा ऐसे घरों को बनाना चाहिए जो पेड़ों से घिरे हों, ताकि भागने के रास्ते खुले रहें। ताले तोड़ने के लिए भी उसके पास एक खास तरह का बारूद था। कारा के लिए यह जिंदगी की आखिरी चोरी थी, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका सैली से बेइंतहा प्यार करता था और इस दलदल को छोड़कर एक शरीफ जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही दोनों घर के अंदर घुसे और तिजोरी से माल समेटने लगे, तभी बाहर गाड़ियों की रोशनी चमकी। घर के मालिक और गांव वाले लौट आए थे। कुछ ही पलों में पूरा घर घेर लिया गया। अंदर फंसे कारा और मुर्गेश के पास भागने का सिर्फ एक रास्ता बचा था, छत के पास बनी एक छोटी खिड़की। कारा ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहले मुर्गेश को ऊपर चढ़ाया, लेकिन डर के मारे उससे बड़ी गलती हो गई। उसने चुराया हुआ सारा माल फर्श पर गिरा दिया और अपने उस्ताद को मौत के मुंह में छोड़कर खुद भाग निकला। कारा ने टॉर्च के सहारे भीड़ का सामना करते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। जिंदगी की आखिरी चोरी ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। अब सीन शिफ्ट होता है एक खौफनाक पुलिस स्टेशन में, जहां कारा को छत से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा जा रहा था। बाहर खड़ी सैली आंसुओं से भरी आंखों से उसकी यह हालत देख रही थी। तभी भारी कदमों के साथ डीएसपी भरतन की एंट्री होती है। भरतन कोई आम पुलिस वाला नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल वर्दी को दिए थे, लेकिन कभी किसी बड़े अखबार में उसका नाम नहीं छपा। उसके हर बड़े केस का श्रेय उसके सीनियर अफसर ले जाते थे। अब रिटायरमेंट करीब था और शोहरत पाने की उसकी भूख जुनून बन चुकी थी। जैसे ही उसे पता चला कि कारा ने जिस घर में चोरी की है वह एक एमएलए का है, उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना तैयार हो गई। उसने अपने जूनियर को आदेश दिया कि इस छोटे चोर पर पिछले 4 अनसुलझे डकैती के केस और 100 तोला सोना चोरी करने का झूठा आरोप भी लगा दिया जाए। भरतन चाहता था कि अगले दिन अखबारों की हर हेडलाइन सिर्फ उसी का नाम पुकारे। उल्टा लटका हुआ कारा पुलिस के इस घिनौने खेल को सुन रहा था। उसे समझ आ गया था कि कानून यहाँ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि कुछ अफसरों की झूठी शान बचाने के लिए काम कर रहा है। दर्द से तड़पते हुए उसने अपने इष्ट देवता को याद किया और मन ही मन एक बड़ी कसम खाई। अगर आज वह इस नर्क से जिंदा बाहर निकल गया तो जिंदगी में कभी किसी का एक पैसा नहीं चुराएगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उसी रात जब पुलिस वाले अपनी होने वाली तारीफों के नशे में डूबे हुए थे, कारा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, भरतन पर जोरदार हमला किया, थाने की मेन पावर सप्लाई काट दी और घने अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। वक्त का पहिया तेजी से घूमता है और कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। रेणीगुंटा नाम के एक छोटे से शहर में सड़क किनारे बने एक साधारण ढाबे पर कारा और सैली अब पति पत्नी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सैली माँ बनने वाली थी। कारा ने अपना वादा निभाया था और जुर्म की दुनिया से दूर एक मजदूर की जिंदगी अपना ली थी। लेकिन ईमानदारी की इस राह में सुकून कम और संघर्ष ज्यादा था। जिस जर्जर कमरे में वे रहते थे वहाँ बारिश का पानी सीधे उनके बिस्तर पर टपकता था। ढाबे का मालिक इतना जालिम था कि दिन रात मेहनत करवाने के बाद भी उनकी मजदूरी बढ़ाने को तैयार नहीं था। तभी वह फैसला करता है कि अब दूसरों की गुलामी नहीं करेगा बल्कि अपना छोटा सा ढाबा खोलेगा। लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करना दोनों अलग बातें थीं। सबसे बड़ी समस्या थी पैसा। जब कारा बैंक से लोन मांगने पहुंचता है तो मैनेजर उसे हिकारत भरी नजरों से देखता है और साफ कह देता है कि बिना जमीन या किसी संपत्ति की गारंटी के उसे एक पैसा भी नहीं मिल सकता। बैंक से बेइज्जत होकर लौटते समय कारा को एक पुरानी बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसके पुश्तैनी गांव में उसके पिता के नाम पर 8 एकड़ खेती की जमीन है, लेकिन
लेकिन उस गांव की तरफ लौटना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस रास्ते में पुराने जख्म और कई अनसुलझे दर्द उसका इंतजार कर रहे थे। 16 साल बीत चुके थे जब कारा अपने पिता की जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर घर से भाग गया था। अपने लालच और शर्मिंदगी की वजह से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब जब उसकी पत्नी सैली मां बनने वाली थी तो अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए उसे अपने अतीत का सामना करना ही पड़ा। इसलिए वह सैली को शहर के एक लॉज में छोड़कर अकेला अपने गांव की ओर पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही वह सबसे पहले अपने मामा काशी से मिलता है, लेकिन मामा उसे देखकर खुश होने के बजाय जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। आखिर 16 साल पहले उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। गुस्से में मामा उसे वापस लौट जाने के लिए कहते हैं, इसलिए अपमान का घूंट पीकर कारा बस स्टैंड की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक पीछे से एक कांपती हुई आवाज आती है, कारा। ये उसके पिता थे। कारा को लगा कि अब उसे नफरत और तानों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल उसके पिता दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन आंसुओं में गुस्सा नहीं बल्कि 16 साल का दर्द, इंतजार और अपने बेटे को वापस पाने की खुशी थी। अगले दिन उसके पिता बड़े गर्व से उसे अपनी 8 एकड़ जमीन दिखाने ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर कारा हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरी जमीन बंजर पड़ी थी और एक कोने में ट्रैक्टर धूल खा रहा था। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि खाड़ी युद्ध की वजह से डीजल के दाम इतने बढ़ गए थे कि खेती करना लगभग नामुमकिन हो गया था। ऊपर से उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए उन्होंने पूरी जमीन बैंक में गिरवी रख दी थी। खेती बंद होने के कारण कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ता गया और अब बैंक किसी भी वक्त उनकी जमीन नीलाम कर सकता था। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत सुनने के बाद भी कारा का दिमाग सिर्फ अपने ढाबे के सपने में उलझा हुआ था। उसने बेरुखी से कहा कि इस जमीन को बेचकर बैंक का कर्ज चुका दिया जाए और जो पैसे बचे उनमें से 2 लाख रुपए उसे दे दिए जाए ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है। जिस जमीन को वह अपने पूर्वजों की निशानी मानते थे, उसी जमीन को बेचने की बात उनका बेटा कर रहा था, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। ये सुनते ही कारा का अहंकार भड़क उठा और वह अपने रोते हुए पिता को वहीं छोड़कर वापस शहर की ओर निकल गया। लेकिन जाते जाते भी उसे यह दिखाई नहीं दिया कि उसके पिता के हाथों में 4000 रुपए थे, जो उन्होंने अपने बेटे के लौटने की खुशी में गांव वालों को दावत देने के लिए उधार लिए थे। शहर लौटने के बाद जब कारा ने अपने पिता के साथ हुई पूरी बातचीत सैली को बताई तो सैली उस पर बुरी तरह नाराज हो गई। उसने कारा को एहसास दिलाया कि वह कितना बड़ा स्वार्थी बन चुका है, जिसने अपने पिता के निस्वार्थ प्यार और त्याग को सिर्फ पैसों के तराजू में तौल दिया। सैली की बातें कारा के दिल में तीर की तरह चुभ गईं और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पछतावे से भरा कारा फैसला करता है कि वह अगली ही सुबह सैली को लेकर हमेशा के लिए गांव लौटेगा और अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब दोनों गांव पहुंचे तो घर के बाहर लोगों की भीड़ और अंदर से आती रोने की आवाजों ने उनके कदम रोक दिए। अगले ही पल कारा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। दरअसल पंजाब फाइनेंस बैंक ने उनकी जमीन जब्त करने का आखिरी नोटिस भेज दिया था। मजबूर होकर उसके बूढ़े पिता बैंक मैनेजर मुथु से कुछ मोहलत मांगने गए थे, लेकिन उस घमंडी इंसान ने सबके सामने उनका अपमान किया, उन्हें धक्के देकर बैंक से बाहर निकलवा दिया। अपनी पुश्तैनी जमीन छिन जाने के डर और इस बेइज्जती का सदमा उनका दिल सह नहीं पाया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन कारा का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वह अपने पिता का अंतिम संस्कार उनकी पुश्तैनी जमीन पर करना चाहता है, तभी बैंक अधिकारी और पुलिस वहां पहुंचकर उसे रोक देते हैं। उनका कहना था कि अब कागजों में वह जमीन बैंक की संपत्ति बन चुकी है, इसलिए वहां अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। ये सुनकर कारा टूट जाता है। इसके बाद कारा अपने मामा के साथ बैंक मैनेजर मुथु के पास जाता है, लेकिन मुथु उसके मामा को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि जब तक 3 लाख रुपए का पूरा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा तब तक वह उस जमीन पर कदम भी नहीं रख सकता। अब मजबूर होकर कारा एक ऐसा फैसला लेता है जो शायद किसी बेटे को कभी नहीं लेना चाहिए। उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके पूर्वजों की जमीन पर ही किया जाए। तब इसी मजबूरी में वह अपने मामा और एक दोस्त के साथ मिलकर एक कठिन निर्णय लेता है। वह अपने पिता के शव लावारिस छोड़ देता है ताकि पुलिस उसे लगभग 7 दिनों तक मुर्दा घर में अपनी कस्टडी में रखे। कारा को उम्मीद थी कि इन 7 दिनों के भीतर वह किसी तरह अपनी जमीन वापस हासिल कर लेगा और फिर अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर सकेगा। ये फैसला लेते समय कारा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि मौत के बाद भी उसके पिता के शव के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा था। बैंक वालों की बेरहमी ने उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया था जहां उसे अपने जीवन का सबसे दर्दनाक और अपमानजनक दिन देखना पड़ रहा था। जब वह बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की आग जल रही होती है। उसी पल वह अपनी पुरानी कसम तोड़ देता है और फैसला करता है कि अब
अब वह उसी बैंक को लूटेगा जिसने उसके पिता की जान ली है, और वह भी छिपकर नहीं बल्कि खुलेआम। इस खतरनाक मिशन में उसका साथ देने के लिए उसके मामा काशी और उसका पुराना दोस्त मुर्गेश भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कारा ने बैंक को लूटने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कई दिनों तक बैंक की बारीकी से रेकी की। तभी उसे पता चला कि बैंक में एक हाईटेक सीक्रेट अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, जिसका तार कटते ही पुलिस महज 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। यही वजह थी कि रात में चोरी करना लगभग नामुमकिन था। तब कारा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। वह बैंक को दिन दहाड़े लूटेगा। इसके लिए उसने और मामा काशी ने बाजार से बिल्कुल असली दिखने वाली 2 नकली बंदूकें खरीदी। अगले दिन ठीक सुबह 11 बजे जब पूरा गांव टीवी पर खबरें देखने में व्यस्त था, दोनों सीधे मुदुकुलाठुर बैंक शाखा में घुस गए और गार्ड समेत पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया। लेकिन तभी अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर बैंक के अंदर आ पहुंचा। ये देखकर किसी के भी हाथ पैर फूल जाते, लेकिन कारा का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने फौरन बंदूक छिपा दी, खुद मैनेजर की कुर्सी पर बैठ गया और काशी एक आम ग्राहक बनकर खड़ा हो गया। जब इंस्पेक्टर ने बैंक में सन्नाटा देखकर सवाल पूछा तो कारा ने बिना घबराए जवाब दिया कि आज मैनेजर की बेटी की शादी है, इसलिए आधा स्टाफ वहां गया हुआ है। उसकी शानदार एक्टिंग देखकर इंस्पेक्टर को जरा भी शक नहीं हुआ और वह वापस लौट गया। इसके बाद कारा तिजोरी तक पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने वहां रखा सारा पैसा नहीं उठाया। उसने सिर्फ उतने ही पैसे निकाले जितने उसके पिता का कर्ज चुकाने और अस्पताल का खर्च निकालने के लिए जरूरी थे, यानी पूरे 3 लाख रुपए। इतना ही नहीं, पुलिस की ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने एक कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर बैंक से लाए गए सीरियल नंबर वाले नए नोटों को वहां के पुराने नोटों से बदल दिया, जिससे पैसे का कोई सुराग न बच सके। लेकिन जब कारा अपने मामा के साथ 3 लाख रुपए लेकर बैंक पहुंचता है और लोन चुकाकर अपनी जमीन वापस लेने की बात करता है, तब बैंक का कर्मचारी उसे एक और बड़ा झटका देता है। वह बताता है कि अब सिर्फ 3 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे 1 लाख रुपए और जमा करने होंगे। इतने दिनों की देरी के कारण लेट फीस, पेनल्टी और कई छिपे हुए चार्ज भी जुड़ चुके थे। ये सुनकर कारा और उसके मामा के होश उड़ जाते हैं। अपने भांजे की मजबूरी देखकर कारा के मामा बैंक कर्मचारियों से बहस करने लगते हैं। तभी कारा की नजर बैंक मैनेजर मुथु के केबिन पर पड़ती है, जहां डीएसपी भराथन बैंक लूट के मामले की जांच के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहा था। यह देखते ही कारा स्थिति की गंभीरता समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह यहाँ ज्यादा देर रुका तो पुलिस की नजर उस पर पड़ सकती है, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल जाने का फैसला करता है। उधर डीएसपी भराथन बैंक मैनेजर मुथु को कारा का स्केच दिखाता है और पूछता है कि क्या वह इस आदमी को पहचानता है। स्केच देखते ही मुथु उसे पहचान लेता है। उसे याद आ जाता है कि यह वही व्यक्ति है जिसकी जमीन बैंक ने कर्ज न चुका पाने की वजह से जब्त कर ली थी। हालांकि सब कुछ जानते हुए भी मुथु पुलिस को कारा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता और चुप्पी साधे रखता है। मुथु भी पूरी कहानी समझ चुका था, लेकिन पुलिस को कारा का नाम बताने के बजाय वह खुद उसके घर पहुंच गया। वहां उसने कारा को एक नई मुसीबत में धकेल दिया। मुथु ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वह उसके इशारे पर बैंक की दूसरी शाखाएं नहीं लूटेगा और पैसे का आधा हिस्सा उसे नहीं देगा तो वह अगले ही पल पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा। अब कारा सिर्फ कानून से नहीं बल्कि उस शातिर बैंक मैनेजर के जाल में भी फंस चुका था। मुथु की ब्लैकमेलिंग के आगे मजबूर होकर कारा को उसकी बात माननी पड़ी। इस बार मुथु ने उसे परमकुड़ी ब्रांच लूटने का आदेश दिया, लेकिन दूसरी तरफ डीएसपी भरतन भी पूरी तरह सतर्क था। उसे अंदाजा था कि अगला निशाना यही बैंक हो सकता है, इसलिए उसने सादे कपड़ों में हथियारबंद पुलिस वालों को बैंक के अंदर तैनात कर दिया। अगली सुबह जब कारा अपने साथियों के साथ बैंक पहुंचा तो मुर्गेश पहले अंदर गया और उसने तुरंत पुलिस वालों को पहचान लिया। खतरे को भांपते ही वे लोग बिना चोरी किए वहां से लौट आए, लेकिन तभी पुलिस वायरलेस पर एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। परमकुड़ी नहीं बल्कि पास की कीलाक्रई ब्रांच में बड़ी डकैती हो चुकी थी। यह मुथु का सबसे खतरनाक खेल था। उसने पुलिस और कारा दोनों को परमकुड़ी में उलझाए रखा, जबकि अपने गुंडों से दूसरी शाखा लुटवा दी। इतना ही नहीं, उसने पूरी चोरी का आरोप भी कारा के सिर मढ़ दिया। जब कारा को इस धोखे का पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह उन गुंडों का पीछा करते करते लक्ष्मी लॉज तक पहुंच गया, जहां वे लोग लूटे हुए पैसों से जुआ खेल रहे थे। इसके बाद वहां एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। कारा ने कई गुंडों को धूल चटा दी, लेकिन इसी दौरान एक गुंडे ने मुर्गेश के पेट में चाकू घोंप दिया। अपने दोस्त को तड़पता देखकर कारा के होश उड़ गए। उसे मुर्गेश की जान बचाने के लिए अपना बचा हुआ पैसा और समय दोनों खर्च करने पड़े, जबकि गुंडे पैसे लेकर फरार हो गए। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कारा ने हार मानने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि अब वह अपने पिता को सम्मानजनक विदाई भी नहीं दे पाएगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। अगले दिन मुर्गेश के इलाज के सिलसिले में उसकी मुलाकात उसके पिता के पुराने दोस्त स्वामी से हुई। स्वामी की बदहाल जिंदगी देखकर कारा को एहसास हुआ कि उसका दर्द अकेला नहीं है। बैंक के इसी निर्दयी सिस्टम ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था। किसानों की जमीनें छिन चुकी थीं, परिवार उजड़ चुके थे और कई लोग कर्ज के बोझ तले आत्महत्या तक कर चुके थे। ये देखकर कारा की
सोच पूरी तरह बदल गई। अब ये लड़ाई सिर्फ उसके पिता के अंतिम संस्कार की नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और हक की लड़ाई बन चुकी थी। तभी एक दिन जब वह एक फिल्म की शूटिंग में तलवार पहुंचाने गया तो उसे पता चला कि बैंक की एक कैश वैन 5 लाख रुपए लेकर गुजरने वाली है। ये सुनते ही कारा के दिमाग में एक नया प्लान बन गया। बिना समय गंवाए उसने कैश वैन पर हमला कर दिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए पूरे 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। अब शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। मुथु को लग रहा था कि पुलिस अभी भी कैश वैन डकैती में उलझी हुई है, इसलिए उसने लालच में आकर अपनी एक और बैंक शाखा लुटवाने का प्लान बना लिया। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब वह खुद पुलिस के साथ बैंक पहुंचा तो उसके ही गुंडों ने घबराहट में पुलिस के सामने सच उगल दिया कि अब तक हुई सारी डकैतियों के पीछे असली मास्टरमाइंड वही बैंक मैनेजर मुथु है। ये सुनते ही मुथु वहां से जान बचाकर भागने लगा, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे मुथु ने डीएसपी भर्तन को रिश्वत देकर बचने की कोशिश की, लेकिन भर्तन सब कुछ समझ चुका था। उसने उसी अस्पताल के बेड पर मुथु की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उधर पुलिस की असली परेशानी तब शुरू हुई जब उन्हें पता चला कि कारा ने बाकी बैंक शाखाओं से भी पैसा निकाल लिया है। जब डीएसपी भर्तन अपनी पूरी फोर्स के साथ मुख्य बैंक शाखा पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक के बाहर हजारों किसान खड़े थे और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। दरअसल कारा ने लूटा हुआ एक भी रुपया अपने पास नहीं रखा था। उसने वह सारा पैसा वापस उन्हीं किसानों के खातों में जमा कर दिया था जिनकी जमीनें कर्ज के कारण बैंक ने गिरवी रख ली थीं। अब हर किसान के हाथ में कर्ज चुकाने की रसीद और अपनी जमीन के कागजात थे। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बैंक का पैसा बैंक में ही वापस आ चुका था। बस इस बार वह गरीब किसानों की जिंदगी बचाने के काम आया था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब कारा अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुर्दा घर से निकालकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर ले गया। पूरे सम्मान के साथ वह अपने पिता को अंतिम विदाई देने लगा, लेकिन तभी वहां डीएसपी भर्तन अपनी बंदूक लेकर पहुंच गया। माहौल एक पल में तनाव से भर गया। कारा ने भी अपनी बंदूक निकाल ली और भर्तन की आंखों में देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने कहा, तुम कानून की बात करते हो, लेकिन इन बैंकों ने झूठे कागजों और ब्याज के जाल में फंसाकर पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। बताओ असली चोर कौन है? मैं, जिसने लोगों को उनका हक लौटाया, या वह सिस्टम जो सालों से उन्हें लूटता रहा? कारा की बात सुनकर पहली बार भर्तन का जमीर जाग उठा। उसे समझ आ गया कि यह आदमी अपराधी कम और गरीबों का मसीहा ज्यादा है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि अगर कारा गिरफ्तार हुआ तो पूरा गांव उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए भर्तन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सारी डकैतियों का दोष मर चुके भ्रष्ट मैनेजर मुथु के सिर मढ़ दिया और खुद को केस सुलझाने वाला हीरो घोषित कर दिया। अगले दिन अखबारों में भर्तन की तस्वीरें छपी और उसे बहादुर अफसर बताया गया, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में असली हीरो कोई और था। वह था कारा, जिसने अपने पिता के सम्मान और गरीब किसानों के अधिकारों के लिए पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी। आखिर में कारा अपनी पुश्तैनी जमीन पर लौट आता है और अपने पिता का पुराना ट्रैक्टर चलाते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है।